हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। एक टॉपिक हमने फिनिश कर लिया है, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। आज बेटा 2 टॉपिक और फिनिश कर लेंगे और कल कोशिश है चैप्टर फिनिश हो जाए। अगर रह गया तो थोड़ा 10-15 मिनट का मुद्दा रह जाएगा। वैसे कल मेरी पूरी कोशिश है कि चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा जिस दिन मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था ना, वेरी फर्स्ट डे मैंने एक बात बताई थी। बेटा बिजनेस ना सरकार भी कर सकती है और बेटा प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है। जब प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करता है बेटा तो 5 तरीके से बिजनेस करता है, जो कि मेरा पूरा चैप्टर नंबर 2 है बेटा। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। लेकिन बेटा अगर सरकार बिजनेस करती है तो बेटा गवर्नमेंट बिजनेस 3 फॉर्म्स में करती है बेटा। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी या पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले मेरे को बात करनी है बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पर, और आज बेटा मैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी फिनिश करके जाऊंगा। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सेकेंड फॉर्म है बेटा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या प्यार से बेटा लोग इसे पब्लिक कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं बेटा। और बाबू गवर्नमेंट कंपनी। लो प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से। बेटा कमाल की बात है, इस वर्ड में आपका भी जिक्र है, देखो। अच्छा, अरे वो ऐसे ही दिमाग में आया, मैंने कहा बता दूं। बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बाबू। जैसे कि इसका नाम है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, बेटा इट इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये कुछ और नहीं है बेटा, गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है, तभी इसका नाम ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए बेटा, चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में डिवाइडेड है बेटा। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में डिवाइडेड है ना, और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को रन करने के लिए बेटा बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे कि बेटा लॉ मिनिस्ट्री, तो बेटा कोई ना कोई बेटा हेड कर रहा होता है, कोई ना कोई बेटा देश का लॉ मिनिस्टर होता है। ऐसे ही बेटा स्टेट की लॉ मिनिस्ट्री होती है, कोई ना कोई स्टेट का लॉ मिनिस्टर होता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, बेटा कोई ना कोई फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है ना बाबू। कम्युनिकेशन एंड आईटी मिनिस्ट्री, कोई ना कोई बेटा कम्युनिकेशन या आईटी मिनिस्टर होगा बेटा, ठीक है ना। डिफेंस मिनिस्ट्री, कोई ना कोई डिफेंस मिनिस्टर होगा। रेलवे मिनिस्ट्री, कोई ना कोई रेलवे मिनिस्टर होगा। ऐसे ही होता है बेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो बेटा, इट इज डिवाइडेड इनटू मिनिस्ट्रीज। और बेटा इन मिनिस्ट्रीज के अंदर फर्दर डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं बेटा रेलवे मिनिस्ट्री की, तो बेटा रेलवे मिनिस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। एक डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे। ऐसे ही मैं बात करूं बेटा टेलीकम्युनिकेशन एंड आईटी मिनिस्ट्री की, इसमें एक डिपार्टमेंट है बेटा जिसको प्यार से हम डीओटी बोलते हैं बेटा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ऐसे ही मैं डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करूं तो उसमें एक डिपार्टमेंट है बेटा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। बेटा कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कोई ना कोई बिजनेस करते हैं और सरकार को बेटा कमा के देते हैं। बेटा रेलवे कमा के देता है सरकार को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीएसएनएल, ब्रॉडबैंड सर्विसेज, कुछ सरकार को कमा के देते हैं बेटा, कमा कर देते हैं। इवन डीओटी का काम खाली ये नहीं है बेटा कि बीएसएनएल कमा कर दे रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का मतलब खाली बीएसएनएल और एमटीएनएल नहीं, जितनी भी प्राइवेट एंटिटी आपको दिखाई देती है ना, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, प्यार से हम इनको आईएसपी बोलते हैं बेटा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये सब डीओटी को बेटा कोई ना कोई फीस देते हैं, तब जाकर बेटा इनको लाइसेंस मिलता है कि आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर हो सकते हो। तो बेटा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की कमाई बहुत ठीक ठाक है, बहुत ही बढ़िया है बेटा, सोच भी नहीं सकते आप, कई अरबों कई करोड़ों में कमाई है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिफेंस कमा के देता है सर। अगर हम राफेल जैसा इक्विपमेंट बाहर से खरीदते हैं तो बहुत सारे छोटे इक्विपमेंट हम बहुत सारे छोटे देशों को बेचते भी हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कुछ कमा नहीं रहा, बहुत बढ़िया अमाउंट कमा रहा है। तो बेटा ये कहीं ना कहीं क्या है, डिपार्टमेंट ही है गवर्नमेंट का,
तभी इनका नाम रखा गया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। बाबू इनके ऊपर, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के ऊपर एक ओवरऑल कंट्रोल किसी ना किसी मिनिस्ट्री का होगा, जैसे कि दिखाई भी दे रहा है डायग्राम में। कौन कंट्रोल करता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को? हमेशा कोई ना कोई मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है। ओवरऑल कंट्रोल किसका है बेटा? किसी ना किसी मिनिस्ट्री का ही है। जैसे कि बेटा डीओटी की बात करूं तो टेलीकम्युनिकेशन एंड आईटी मिनिस्ट्री हमारे देश की, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे की बात करूं तो रेलवे मिनिस्ट्री, ऐसे ही बेटा डिफेंस की बात करूं तो डिफेंस मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है। एक और बात बेटा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की एंटिटी सेपरेट नहीं होती गवर्नमेंट से। सुन लेना बेटा बात, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की एंटिटी सेपरेट नहीं होती गवर्नमेंट से। यानी कि अगर मैं बोलूं गवर्नमेंट या मैं बोलूं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इट इज वन एंड द सेम थिंग। कानून में बोला गया कि ये दोनों अलग बात नहीं होते, ये दोनों बिल्कुल एक बात होते हैं। और एक बात होने से क्या होता है बेटा, अगर मुझे कभी किसी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के खिलाफ केस करना हो तो केस बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर रहा हूं। अब आधों को लग रहा होगा कि हाँ गवर्नमेंट के खिलाफ भी केस होता है। सर होता है कि नहीं होता गवर्नमेंट के खिलाफ केस? पहले मुझे ये बताओ। सर आप केस की बात कर रहे हो, गवर्नमेंट केस हारती है। खाली केस नहीं होता, सरकार पता नहीं कितने केसेस हारती है बेटा हर साल। लो समझाऊं बेटा, एक एग्जांपल दूं आपको। बाबू सलमान खान के ऊपर एक केस चल रहा था जिसमें बेटा वो फुटपाथ वाला इंसिडेंट था, ठीक है ना, कि उसने गाड़ी चला दी थी किसी इंसान के ऊपर। हुआ क्या बेटा, जब सेशन कोर्ट में केस गया, सबसे पहले लोअर लेवल कोर्ट में गया। लोअर लेवल कोर्ट में बेटा सलमान खान का वकील हार गया केस। और केस कौन जीता? सरकार ने केस कर रखा था, सरकारी वकील जीत गया, सरकार केस जीत गई, दैट सिंपली मींस। और सलमान खान को बेटा पहले 5 साल की जेल प्रोनाउंस करी छोटी कोर्ट ने। हाथों हाथ बेटा उन्होंने हाई कोर्ट में केस एडमिट किया और बेटा हाई कोर्ट ने माना कि लैक ऑफ एविडेंसेस हैं, क्योंकि एविडेंसेस नहीं है, एविडेंसेस के बिना होते हुए सलमान खान को हम सजा नहीं दे सकते। और वहां पर सलमान खान का वकील केस जीत जाता है, दैट मीन्स सरकारी वकील केस हार गया। सरकारी वकील के केस हारने का मतलब है सरकार केस हार गई। सर खाली सरकार के खिलाफ केस नहीं होता, सरकार बहुत सारे केसेस हारती भी है। समझ में आई बात? तो बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और किसी भी गवर्नमेंट की बात कर लो, इनकी एंटिटी अलग अलग नहीं होती। ये बेटा दोनों एक ही चीज है। और एक ही चीज होने से क्या होता है बेटा, अगर आपने कभी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के खिलाफ केस करना हो तो केस बिल्कुल वैसे ही होगा बेटा जैसा गवर्नमेंट के खिलाफ केस होता है। समझ में आई बात? मैंने अभी इंट्रो बताया, मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। मैंने फीचर पढ़ने हैं, एडवांटेजेस पढ़नी है, डिसएडवांटेजेस पढ़नी है। जब बेटा हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। एक बात और सुन लेना, फीचर बहुत अच्छे से पढ़ना। फीचर अच्छे से पढ़ोगे तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में कम मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हमेशा बताता हूँ ना ये बात, आपने पहले भी सुनी होगी मुझसे। बेटा फीचर से ही निकलती हैं एडवांटेजेस, फीचर से ही निकलती हैं डिसएडवांटेजेस। शायद मैं 10वीं बार ना रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन एक बार फिर बोल देता हूँ। बेटा भगवान ने आपको आंखें दी हैं, ये फीचर है। और बेटा भगवान ने किसी को सुंदर आंखें दी हैं, ये उसकी एडवांटेज है। फीचर से ही निकलता है एडवांटेज। और अगर किसी को लगता हो भगवान ने उसको कुछ खराब दिया, ऑल्दो खैर किसी को दिया नहीं, तो बेटा वही चीज डिसएडवांटेज भी हो सकती है। फीचर से ही निकलती है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। फीचर अच्छे से पढ़ोगे तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज में मेहनत कम करनी पड़ेगी, ठीक है जी। बाबू एक एक फीचर मैंने रीड करना है, मैंने पढ़ाना है, अभी जल्दी मत करना। बस आप एक काम कर लो, इंट्रो पढ़ के दे दो मेरे को और पहला फीचर पढ़ के दे दो। क्या इतनी बात क्लियर हुई क्या आपको? बेटा हमने इंट्रो पढ़ा, तीनों एग्जाम्पल वही हैं जो मैंने एग्जाम्पल दिए। पहला फीचर यही बोलता है, दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के ऊपर कंट्रोल सरकार की ही किसी मिनिस्ट्री का होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट,
they are the part of government only, there is no separate entity। मैं ये बात भी बोल चुका हूं बेटा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की एंटिटी कोई सेपरेट नहीं होती गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वन एंड द सेम थिंग। आप ये थोड़े कह दोगे बेटा मिनिस्ट्री तो अलग बात है, सरकार तो अलग बात है। सर मिनिस्ट्री कहां से बनी है? सरकार से ही तो बनी है। और अगर कोई डिपार्टमेंट बना है बेटा मिनिस्ट्री का, तो बेटा सरकारी तो है वो, कोई बेटा अलग चीज नहीं है ये। थर्ड पॉइंट, दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। यहां पर एक एक्स्ट्रा बात भी करेंगे। लो बेटा, कहता है दे आर फाइनेंस्ड, अगर इनको पैसे की जरूरत पड़ी, पैसा कहां से मिलेगा? एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा बजट कब आता है इंडिया में? मैंने हाँ सर बताओ, 1 अप्रैल। चलो जी अब सुन लो बेटा, 31 मार्च। ये पता नहीं क्या होता है कॉमर्स साइड में आते ही में फाइनेंशियल ईयर की ना पहली डेट और आखिरी डेट पर हर चीज लगती है। हाँ सर बेटा हमेशा समझ लो हमारे देश का बजट पहले आया करता था लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, ईदर 28 और 29। 2015 से बेटा हमारी बजट की डेट चेंज हो चुकी है, हमेशा 1 फरवरी को आता है। ठीक है, हमेशा 1 फरवरी को आता है। और जब बजट आता है इसमें बेटा फ्यूचर के बारे में लिखा होता है कि हम अगले साल में क्या क्या कमाने वाले हैं और क्या क्या खर्च करने वाले हैं, कहां कहां कितना खर्चा करेंगे हम बेटा, और कहां कहां कितना कितना कमाई हमारे को हो जाएगी, हमें अंदाजा क्या है। ठीक है ना, यानी कि बेटा अगर ये 1 अप्रैल 21 को आया होगा, आया ही था बेटा, तो बेटा ये किस साल के लिए आया होगा? फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। जब आएगा फ्यूचर में 1 फरवरी 2022 को, तो किस फाइनेंशियल ईयर के लिए आएगा? 22-23 के लिए आएगा बेटा। समझ में आई बात? बाबू कहता है दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर इनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो बेटा बजट से मिलता है। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी आपने ना सुना हो कि इंडिया ने इस साल अपने बजट से 10% पैसा खाली डिफेंस में लगा दिया। इतने डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया इस बार इंपोर्ट करने वाला है, इतने इन हाउस प्रोड्यूस करने वाला है। बेटा इस बार बुलेट ट्रेन को 30,000 करोड़ रुपए देंगे हम। सर ये सारी अनाउंसमेंट बजट से होती हैं। अगर रेलवे को पैसे की जरूरत है, चाहे डिफेंस को पैसे की जरूरत है, चाहे किसी और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को जरूरत है, हमेशा पैसा बजट से ही मिलता है। समझ में आई बात? दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। एनुअल मतलब ईयरली आता है बजट, हर साल 1 फरवरी को ही आता है, पैसा हमेशा बजट से ही मिलता है। क्लियर बात? बढ़े आगे, चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ो। 4th हेडिंग, द रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर डिपॉजिटेड इन अ ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। कहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कुछ भी कमाती हैं, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में पैसा जमा करा देती हैं। क्या होती है ट्रेजरी? हिंदी में मतलब क्या होता है? खजाना। हाँ और क्या, आपको पता नहीं क्या? ट्रेजरी का मतलब हिंदी में खजाना ही तो होता है, और क्या होता है मतलब? बेटा कहता है कोई भी रेवेन्यू आप कमाओगे, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे कमाए या कोई भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, कहता है ये अपनी कमाई सारी जमा कर देते हैं बेटा सरकार की ट्रेजरी में। सर जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो सरकार से ही मांगते हो ना, तो कमाओगे इसको दोगे, सरकार को ही तो दोगे ना। आपको बता देता हूं बेटा, हर बड़े डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट की ट्रेजरी होती है। आपको तो खैर नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, कई चीजें बड़े आराम से समझना। हर बड़ा डिस्ट्रिक्ट समझ लो, उसमें गवर्नमेंट की ट्रेजरी जरूर मिलेगी। आप समझाता हूं आपको। आपके यहाँ पर बेटा अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है रेलवे के थ्रू, आप बेटा किसी भी टिकट विंडो पर पैसे दे सकते हो, ठीक है ना। और जरूरी नहीं है रेलवे स्टेशन पर ही हमारे पास टिकट विंडो है, और बाहर बहुत सारी हैं बेटा। सहारनपुर में फैसिलिटी है, बाकी शायद सारी सिटी में तो नहीं है, सहारनपुर में फैसिलिटी है। और बेटा बाहर की टिकट विंडो से लेने का एक नुकसान होता है कि 1 रुपया ज़्यादा देना पड़ता है एक टिकट का। मान लो बेटा आपने ट्रैवल करना है सहारनपुर से मुजफ्फरनगर, बाबू अंदर टिकट मिल रही है 45 की, जो प्लेटफॉर्म पे टिकट विंडो है, तो बेटा बाहर से मिलेगी 46 की।
₹1 पर टिकट में मार्जिन उनका होता है बेटा जिन्होंने एजेंसी खोली हुई है। ये 45 रुपए के हिसाब से मान लो बेटा दिन भर में उन्होंने 1000 टिकट बेच दी और बेटा मान लो पूरी सेल उनकी दिन भर की 1 लाख रुपए हो गई। ये 1 लाख रुपए कहाँ जाएंगे? अगले ही दिन सुबह बेटा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा कराने होंगे। ये आपके बाप दादा के पैसे नहीं है बेटा, सरकार के पैसे। आपका 1-1 रुपया उठाओ और बेटा बाकी सारा पैसा वहां जमा कराओ। सेम बात प्लेटफॉर्म में बेटा जो टिकट विंडो है उनको भी करना होता है डेली बेसिस पे। इवन छोड़ो खैर, ये तो मैं बड़ा छोटा मोटा एग्जांपल दे रहा हूं, एक बड़े एग्जांपल की बात कर लेते हैं। बेटा सहारनपुर में रजिस्ट्री ऑफिस है क्या, कोर्ट है क्या, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है, जहां एग्रीमेंट लिखे जाते हैं, जिसको आप हिंदी में बेनामा बोलते हो। मैं घर का बेनामा अपने नाम करा रहा हूं, ये दुकान खरीद रहा हूं, ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं। सहारनपुर में है कि नहीं ऐसी कोई कोर्ट है? मानस भाई मैं भी आ रहा यार, 2 मिनट रुक जा। हाँ जी बेटा है कि नहीं ऐसी कोर्ट? ऐसी कोर्ट्स तो हैं बेटा। अब एक बात बताओ, डेली बेसिस पे आपको क्या लगता है कितने रुपए के स्टाम्प बिक जाते होंगे? लाखों में बात नहीं होगी, ये मैं पक्का बोल रहा हूं। लाख में बात नहीं होगी, सिर्फ करोड़ों में पूछो, सिर्फ करोड़ों में, बात लाखों में है ही नहीं। अब करोड़ों रुपए एक दिन के इकट्ठे होते हैं बेटा। अलग अलग स्टैंप सेलर हैं बेटा जो करोड़ों रुपए में स्टैंप बेच देते हैं। स्टैंप पेपर बिक रहे हैं करोड़ों रुपए के। ये पैसा कहां जा रहा है? सर उनकी तो छोटी सी कमीशन होती है 4-5% बस, बाकी पैसा सरकार का है। कहां जमा कराना है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ऑन डेली बेसिस। सर आप कोई भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो, आपको आपका रेवेन्यू हमेशा सरकार की ट्रेजरी में जमा कराना पड़ता है। और सरकार की ट्रेजरी में जमा करा रहे हो, दैट सिंपली मींस कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाने में आप हेल्पफुल हो। क्लियर हुई होगी मेरी बात? 4 बातें देख लो बेटा, 4 फीचर। कोई रिपीट कराना है मुझसे? देख लो एक बार, आप देख रहे हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई रिपीट करूं? बढ़े आगे? चलो आप कह रहे हो रिपीट नहीं करना तो ठीक है बेटा। 5th वन कहता है द स्टाफ ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर द सिविल सर्वेंट्स एंड आर रिक्रूटेड एंड कंपनसेटेड एज पर द रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट। बेटा कहता है जितना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में स्टाफ काम करता है दे आर द सिविल सर्वेंट्स, और अगर इनकी रिक्रूटमेंट करनी है, चाहे इनको कंपनसेशन देनी है, ये एज पर सिविल सर्वेंट रूल्स होगा। बेटा सिविल सर्वेंट क्या होते हैं? हिंदी में बोलूं तो बेटा सरकारी नौकर, ठीक है ना, मालिक नहीं। ये बात तो ऐसे करते हैं जैसे सरकारी नहीं की है बेटा, है तो सरकारी नौकरी। बेटा बाबू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम करने वाला सारा स्टाफ सिविल सर्वेंट है। और बेटा अगर इनकी कोई रिक्रूटमेंट होगी, चाहे कंपनसेशन देनी है, ये सिविल सर्वेंट रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। बेटा सिविल सर्वेंट रूल्स सरकार ने बनाए हुए हैं, एक एक्ट की तरह, कानून की तरह, बहुत मोटे रूल। बाबू अगर सरकार ने कभी भी रिक्रूटमेंट करनी है, रिक्रूटमेंट मतलब डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे में बेटा 10,000 एम्प्लॉय की जरूरत है, और आज सरकार रिक्रूटमेंट करना चाह रही है, तो ऐसे ही रिक्रूटमेंट नहीं हो जाएगी बेटा, रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। कितने क्वालिफाइड स्टाफ को आप किस ग्रेड पे रिक्रूट कर सकते हो? मान लो बेटा एक इंसान 12th पास है, वो सिर्फ ग्रेड ई पे ही रिक्रूट होगा, ये लिखा हुआ है सिविल सर्वेंट रूल में। एक इंसान बेटा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, वो ग्रेड डी पे ही रिक्रूट होगा बेटा। उसके बाद अगर ग्रेड डी पे 10 साल काम करेगा तो प्रमोशन होगा, तो ग्रेड सी पे पहुंचेगा। अगर ग्रेड सी पे 10 साल काम करेगा तो प्रमोशन होगा, तो ग्रेड बी पे पहुंचेगा। अगर वहां 10 साल काम करेगा तो प्रमोशन होगा, तो ग्रेड ए पे पहुंचेगा। मान लो ऐसे लिखा गया, तो बेटा वैसे ही चलेगा जैसे लिखा गया, इसमें कोई मदद नहीं कर सकता किसी की बेटा। और किसकी सैलरी क्या होगी ये भी सिविल सर्वेंट रूल में लिखा होता है। ग्रेड ए पे काम करने वाले लोग की सैलरी इतनी होगी, इतने एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, इतने डियरनेस अलाउंसेस मिलेंगे, इतने ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलेंगे बेटा, इतनी छुट्टियां मिलेंगी। सब कुछ कहां लिखा है? सिविल सर्वेंट रूल में। इसमें कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। देखो बेटा मैंने एक प्राइवेट स्कूल खोला, मैं अपनी मर्जी का रख सकता हूं कि मुझे को किस टीचर को रखना है, मेरी मर्जी के रिक्रूटमेंट रूल, मेरी मर्जी की सैलरी। लेकिन बेटा अगर आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम करना चाहते हो तो कोई प्राइवेट पर्सन डिसाइड नहीं कर सकता कि कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या कितनी सैलरी होगी। उसके लिए सिविल सर्वेंट रूल ही है, वही पढ़ो बस। सरकार भी उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती बेटा, कानून है, कानून के बियॉन्ड जाने का राइट सरकार को भी नहीं होता। लास्ट वन,
फीचर का 6 पॉइंट बेटा कहता है दे कैन बी स्यूड इन अ सेम मैनर एज वन कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बाबू कहता है दे कैन बी स्यूड मतलब इनके खिलाफ वैसे ही केस हो सकता है जैसे कोई इंसान गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर सकता है। दे कैन बी स्यूड मतलब केस हो सकता है बेटा। अगर वर्ड होता स्यू, इसका मतलब होता है केस करना, केस होना। आपने किसी के खिलाफ केस किया, दैट मीन्स स्यू। आपके खिलाफ केस हुआ, दैट मीन्स स्यूड। क्लियर बात, समझ आई बात? एक बार फिर भी रीड कर दो, कुछ रिपीट कराना है तो बताओ बेटा। एडवांटेजेस पढ़ना शुरू करते हैं और सबसे पहले आप एडवांटेज नंबर 3 पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हो, मैं नहीं पढ़ रहा बेटा। बेटा जो फीचर मेरे पास 4th था वही बेटा मेरिट नंबर 3 है मेरे पास, ठीक है ना? ओके बात बेटा। सेकंड फीचर पढ़ना, द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट सो देयर इज द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। मेरी तरफ देखना बेटा, कहता है हर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में डिस्कस होती है। मैं एक सिंपल सी बात बोल देता हूं बेटा, जिस चीज ने आपको बनाया है ना, कंट्रोल भी वही चीज आपको करती है। सर गवर्नमेंट ने आपको बना दिया, मिनिस्ट्रीज बना दी, मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट बना दिए। सर गवर्नमेंट कहां से बनी? पार्लियामेंट। बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि पार्लियामेंट आपसे जवाब ना मांगे, और आपकी हर परफॉर्मेंस के लिए जवाब मांगा जाता है। और कभी ना कभी आपने सुना होगा, भगवान ना करे बेटा किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, क्या होता है बेटा? ऑपोजिशन जान निकाल देता है सरकार की कि हो कैसे गया एक्सीडेंट, और बेटा पार्लियामेंट में बवाल हो जाते हैं इस बात के ऊपर। तो बेटा ऐसा नहीं आपको खुला छोड़ दिया कि कुछ मर्जी कर लो बेटा, कुछ मर्जी नहीं कर सकते आप। आपकी परफॉर्मेंस हर साल पार्लियामेंट में डिस्कस होती है। दैट सिंपली मीन्स देयर इज अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। बेटा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मतलब बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल रिजल्ट। आपकी जवाबदेही हमेशा ही है बेटा, और अगर सरकार पार्लियामेंट में जवाब दे रही है इसका मतलब होता है सारी पब्लिक को जवाब दे रही है। तो अगर कोई गलती भी कर दी सरकार ने बेटा, हमारे बिहार पर बैठे हैं ना बहुत सारे एमपीज जो जवाब मांगते हैं, चाहे वो ऑपोजिशन ही क्यों ना हो बेटा। समझ आई बात? ओके बात। चलो जी बेटा फर्स्ट मेरिट पे शिफ्ट करते हैं। कहता है द कंट्रोल ऑन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज वेरी इफेक्टिव एज इट इज डायरेक्ट एंड सेंट्रलाइज कंट्रोल। बेटा कहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का कंट्रोल ना बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये डायरेक्ट कंट्रोल है और सेंट्रलाइज कंट्रोल है। सेंट्रलाइज समझते हो बेटा? वैसे इसका मतलब नहीं पता होगा आपको, खैर मैं इसका मतलब समझाता हूं बेटा। सेंट्रलाइज कंट्रोल का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड ओनली और डिसीजन मेकिंग पावर इन फ्यू हैंड्स ओनली। जब बेटा कुछ ही लोगों के हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना, तो बेटा या एक इंसान के हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर होती है तो माना जाता है कि कंट्रोल बहुत अच्छा है क्योंकि कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं है। बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का कंट्रोल ना यहां से चल रहा है, सारा का सारा मिनिस्ट्री का कंट्रोल है। ऐसा माना जाता है बेटा यही सेंट्रलाइज कंट्रोल है क्योंकि एक ही इंसान कंट्रोल कर रहा है। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, इसकी ना एक लिमिटेशन भी बैठती है। पहली लिमिटेशन पढ़ना, मैं यहीं से लिमिटेशन भी क्लियर कर देता हूं। पहली लिमिटेशन भी पढ़ लो, पढ़ना पहली लिमिटेशन। अब मेरी तरफ देखना सारे। सर देखो आपने एक तरफ ये कह दिया कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड ओनली और डिसीजन मेकिंग पावर इन फ्यू हैंड ओनली, तो ऐसा कंट्रोल ना बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि बेटा किसी के इंटरफेरेंस नहीं है, ये पर्सन अपनी मर्जी का डिसीजन लेता है, रेलवे मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है पूरा डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, इसमें मेरे को लगता है लिमिटेशन भी है इस चीज की। बाबू अगर आप कहोगे हर छोटा डिसीजन रेलवे मिनिस्टर लेगा डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे के लिए, तो पहली बात तो यार इसके लिए इसके पास किसी और चीज के लिए टाइम ही नहीं बचेगा अगर आप छोटे मोटे डिसीजन भी इससे निकलवाओगे। दूसरी बात बेटा, आप इतने क्वालिफाइड स्टाफ रिक्रूट करते हो क्यों? आपने बेटा एक इंसान MBA क्वालिफाइड रिक्रूट करा, एक इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट रिक्रूट करा, बड़े बड़े इंजीनियर रिक्रूट करे, और बेटा जब कोई डिसीजन लेना हो वो ऊपर देखते हैं
कि रेलवे मिनिस्टर जी जवाब देंगे, जब जवाब देंगे तब बेटा डिसीजन लेंगे। आप 1.5 लाख रुपए एक इंसान की पर मंथ सैलरी पे कर रहे हो, क्या सिर्फ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क के लिए? तो दिमाग कब चलेगा उनका? सर हम यंग ब्लड रिक्रूट करते हैं रेलवे में कि यंग ब्लड आएगा, मॉडर्न आइडियाज देगा, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा, लाखों रुपए सैलरी पे करते हैं और डिसीजन उससे कुछ कराया नहीं जाता। डिसीजन मेकिंग कहां से चलता है? सारा टॉप लेवल से, सारा मिनिस्ट्री से चलता है। इतनी बड़ी अथॉरिटी हो अगर आप स्टेशन मास्टर, तब भी आपको अलाउड नहीं होता बेटा खुद से डिसीजन लेना। स्टेशन मास्टर होने के बाद भी हर डिसीजन के लिए ऊपर देखना पड़ता है, तो क्या फायदा हुआ बेटा इतनी ज्यादा सैलरी पे करने का? फिर तो किसी को भी बिठा देते बेटा, जब डिसीजन ही नहीं लेने दे रहे कोई, क्या फायदा हुआ बेटा उस चीज का? तो बेटा खाली मेरिट नहीं है, नुकसान भी है। कोई चीज अपने आप में 100% तो होती नहीं। समझ आई बात बाबू? अब एक मेरिट जिसका मुझे डिस्कशन करना है वो है 4th, द एक्टिविटी परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन बी हाईली सीक्रेट बिकॉज दे आर द मोस्ट सेंसिटिव एरिया। कहता है बेटा इनकी एक्टिविटी को कुछ ज़्यादा ही सीक्रेट रखना पड़ता है क्योंकि इसमें से कुछ सेंसिटिव एरिया भी हैं। और आपको बता देता हूं बेटा सेंसिटिव क्या चीज़ें हो सकती हैं बाबू। डिफेंस, इससे भी सेंसिटिव कोई चीज़ हो सकती है बेटा। किसी भी देश के लिए डिफेंस सबसे सेंसिटिव मुद्दा होता है और कोई नहीं चाहता बेटा कि डिफेंस के बाहर कुछ जाए। और आपको बता देता हूं बेटा हमारे देश में या किसी भी देश में सबसे सिक्योर भी बेटा डिफेंस को रखा जाता है, ठीक है ना। आपने सुना होगा बेटा पठानकोट एयरबेस पे अटैक हुआ, क्या हुआ आपको, लेकिन ये बता देता हूँ बेटा ये चीज़ें बहुत सिक्योर्ड होती है तब भी हो जाता है। इनिशियली बेटा गवर्नमेंट एंट्रेंस के लिए क्या इस्तेमाल करती थी? अगर आप चाहते हो बेटा इसमें एंट्री लेना तो बेटा इनिशियली गवर्नमेंट बायोमेट्रिक इस्तेमाल करती थी, उसमें थंब इम्प्रेशन। लेकिन थंब इम्प्रेशन को भी बहुत सेफ नहीं माना गया। पता है आपको क्यों नहीं माना गया? अच्छा क्या हमारा थंब इम्प्रेशन दुनिया में किसी और दूसरे बंदे से मिलता है क्या? मिलता है दुनिया में 5-7 लोगों से मिलता है भाई, बिल्कुल मिलता है। थंब इम्प्रेशन मिलता है हमारा 5-7 लोगों से मिलता है दुनिया के। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी कि ऐसा इंसान आपको कोई जिंदगी में मिले जिससे आपका थंब इम्प्रेशन मिलता है। लेकिन बेटा तो फिर ये सेफ नहीं होता बाबू। सेफ तो होता है, काफ़ी सेफ होता था, लेकिन क्या करते थे आतंकवादी, अगर कोई अटैक कर देता था ना बेटा तो क्या करता था उस ऑफिसर का अंगूठा काट देता था। मार दिया उसको, उसका अंगूठा काटा, लगाया, गेट खुला और अंदर अटैक हो जाते थे। गवर्नमेंट ने बाद में इनको रिप्लेस करा बेटा, सबको रिप्लेस कर दिया विद रेटिना स्कैन, मोस्ट सेफेस्ट स्कैन एवर। और आपको बताओ आपके आधार कार्ड पे भी आपने दिया हुआ है, दोनों थंब इम्प्रेशन भी दिए हुए हैं और रेटिना स्कैन भी दिया हुआ है। दिया हुआ है यार, बता दो यार दिया है कि नहीं दिया? बेटा इन ऑपरेशंस को बहुत सीक्रेट रखना पड़ता है, इसी वजह से गवर्नमेंट बहुत सीक्रेसी की टुवर्ड्स जा रही है। ठीक है जी, फटाफट से मुझे बताओ चारों मेरिट में से क्या रिपीट करूं? बेटा लिमिटेशन डीमेरिट्स में बेटा सेकेंड डीमेरिट पढ़ रहे हैं। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दे कैन बी ट्रांसफर्ड एनी टाइम, as a result they have less sense of responsibility and the efficiency। बेटा क्या बोल रहा है ये? कहता है बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को चलाने वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल का ट्रांसफर किसी भी टाइम हो जाता है। तो बेटा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है बेटा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ, मैंने ऐसी अपनी ज़िंदगी में बहुत किस्से देखे बेटा। एक क्लाइंट है बेटा मेरा, मुझसे फाइल बनवा कर गया लोन की, ठीक है ना। ब्रांच मैनेजर के पास ले गया कि सर ये लोन कर रहे थे। ब्रांच मैनेजर ने 10 कमियां बता दी कि नहीं आपका तो लोन हो नहीं पाएगा, ये 10 कमियां हैं इसमें। उसने कहा अच्छा सर कुछ ले दे के हो जाएगा? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, हम नहीं लेते, चलो बात टाल। 10 दिन बाद पर्सन के ट्रांसफ़र के ऑर्डर आ गए कि आपने 2 दिन में ट्रांसफ़र होना है आपका, आप इस सिटी से उस सिटी में भेज रहे हो। उसी क्लाइंट को कॉल लगाएगा ब्रांच मैनेजर, आ जाते सर लोन कराओ 1 दिन में फटाफट जल्दी, और इतना लगेगा पैसा, रिश्वत दूर कराओ। सर बहुत कम सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके अंदर, क्योंकि इनको पता है बेटा इन्होंने किसी जगह टिकना नहीं, हो जाएगी गड़बड़, हो जाएगी बाद में कौन पूछेगा। तो बहुत कम सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी।
बहुत कम सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि हम किसी जगह को बिलोंग करते हैं। बेटा जिस थाली में खाते हैं कम से कम उसमें तो छेद ना करें। समझ आई बात? क्लियर हुई बात? और ऐसे ही बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर भी करते हैं बहुत, सर ये केस कराना था, नहीं नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, इतना सरकार को टैक्स जमा करा दो। बंदे ने कराया नहीं, मान लो 5 दिन के बाद उसके ट्रांसफर के ऑर्डर आ गए, यही कॉल आएगी आओ इतना मुझे तो निपटाओ केस। ठीक है ना बेटा? तो बहुत कम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके अंदर होती है। बढ़े आगे, चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। थर्ड हेडिंग इज रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी refers to the delay in decision making due to too many formalities, paperwork and the procedure। बेटा कहता है रेड टैपिज्म से भरी हुई ऑर्गेनाइजेशन है। पता है आपको रेड टेप क्या होता है? इसे हम प्यार से रेड टेप ही बोलते हैं। रेड टेप मतलब लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फॉर्मेलिटीज, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेपरवर्क। बेटा सरकारी काम और कितनी फॉर्मेलिटी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बात बताता हूं आपको सरकारी फॉर्मेलिटी बताने के लिए। बेटा इंडिया ने 1991 में ग्लोबलाइजेशन किया। 1991 में हमने एलपीजी पढ़ी थी ना, ग्लोबलाइजेशन करा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था कि आपके लिए आज से इंडिया एक इकोनॉमी नहीं है, आपके लिए बेटा इकोनॉमी क्या है? पूरी दुनिया एक इकोनॉमी है। यानी कि बेटा बेसिकली आपने 1991 में वेलकम कर दिया सारी की सारी कंट्री की सारी कंपनी का कि आओ और इंडिया में आकर गुड्स बनाओ, इंडिया में बेचो, हमारी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, हमने सब खत्म कर दिया। यही मतलब है ग्लोबलाइजेशन का। 1986 में कंपनी ने ट्राई करा कि वो इंडिया में आए और गुड्स प्रोड्यूस करे, और उस टाइम तक तो बेटा हम ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट नहीं करते थे, क्या उस टाइम तो परमिशन मिलने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन 1991 में आपने ग्लोबलाइजेशन कर दिया और इस कंपनी ने लगातार 13 साल तक गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी पूरी करी। 13 साल, 1986 से शुरू होकर 1999 तक। इवन आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन आपने इतनी फॉर्मेलिटी पूरी कराई कि 1999 में कंपनी ने हाथ जोड़ दिया कि मुझे कभी इंडिया नहीं आना। दिस इज रेड टैपिज्म। और क्या होता है रेड टैपिज्म? सर जिसने डीमोनेटाइजेशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाया होगा ना, उसे पता होगा बेटा क्या होता है रेड टैपिज्म। अरे मैं कहता हूं वैसे ही अकाउंट खुलवा के दिखाओ एक दिन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एक दिन में पता लग जाएगा बेटा आटे दाल का भाव, समझ में आ जाएगा रेड टैपिज्म किसे कहते हैं। वो तो पूरा ऑफिस खेलते हैं। पहली टेबल पे जाओ, अरे कहाँ फॉर्म तो तीसरी टेबल पे मिलता है, तीसरी टेबल पे जाओ, वो कहते हैं फिल करा दो सर, मुझे पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं नहीं कराता, वो तो 5वीं टेबल का काम है। 5वीं पे जाओ वो 7वीं पे बेचता है, बस यही चलता रहेगा बेटा पूरा दिन, फॉर्म नहीं भरा जाएगा एक। और क्या होता है रेड टैपिज्म? और रेड टैपिज्म पे बेटा एक ऐसा एग्जांपल दूंगा, मजा आ जाएगा आपको सुनकर। बेटा एक टाइम की बात है, मेरी इंटर्नशिप चलती थी बेटा, मैं किसी सीए के अंडर काम सीख रहा था जिस टाइम पर बेटा मेरी सीए चल रही थी। तो वहां पर बेटा मेरे साथ एक स्टाफ भी था जो उनका पेड स्टाफ था मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट का। बाबू वो रिटायर्ड थे फ्रॉम रेलवे, ठीक है ना, सॉरी रिटायर्ड थे फ्रॉम बैंक, ठीक है ना, बैंक से रिटायर्ड थे, 60 साल की उनकी एज थी बेटा, और काम करा करते थे मेरे सीए के ऑफिस में। तो एक बार ऐसे ही बैठे हुए मुझे इंसिडेंट बता रहे थे, कहता है एक बार ना मेरा ट्रांसफ़र कर दिया इन्होंने मेरठ। और क्या होता था, कहते हैं शाम को 5 बजे हम मेरठ से चलते थे, एक ट्रेन चलती थी, जो ट्रेन कहाँ आती थी, देवबंद तक आती थी, और देवबंद से हम फिर बस पकड़ते थे और घर आते थे। कह रहे एक दिन क्या हुआ, मैंने ना रेलवे को चिट्ठी लिख डाली कि हम इतने लोग हैं जो डेली हम ट्रैवल करते हैं, मेरठ से डेली देवबंद आते हैं और बेटा बाद में बस पकड़ के सहारनपुर आते हैं। उन्होंने रेलवे को सजेस्ट करा कि अगर आप इस ट्रेन को देवबंद से सहारनपुर तक भी चला दो तो रेलवे को इतना मुनाफा होने वाला, सारी कैलकुलेशन करके दे दी कि हम इतने लोग हैं, इतना आपका डीजल बुकने वाला है, इतना आपको तब भी प्रॉफिट होगा, पूरी कैलकुलेशन करके रेलवे में भेज दी, चिट्ठी डाल दी। कह रहे 3 साल बाद मेरे घर पे एक चिट्ठी आई, रिप्लाई आया कि हमने उस ट्रेन को अब सहारनपुर तक कर दिया है। और कह रहे 1 साल पहले मेरा ट्रांसफर भी हो गया था, मैं 2 साल वहां पे रहा। सर और कितना रेड टैपिज्म लोगे? जहां आपके मुनाफे की बात है वहां आप 3 साल बिता देते हो, नुकसान में तो आप पता नहीं क्या कर दोगे। इतनी फॉर्मेलिटी, एक डिसीजन लेने में 3 साल लग गया आपको, जो आपके मतलब फायदे का सौदा था। सर समझ में आया रेड टैपिज्म क्या चीज है? अब तो खैर आ ही गया होगा। चलो जी बेटा
फोर्थ पॉइंट, देयर इज लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्रीज। कहता है बेटा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बनी रहती है। चलो खैर, ये तो इसके ऊपर तो मेरे पास इससे भी जबरदस्त एग्जांपल है, और बनी रहती है बेटा। बाबू कोई भी मिनिस्टर होता है ना, क्या समझता है बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को? ये तो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जैसे इनके बाप दादा लेकर आए थे बेटा या छोड़ के गए थे, ठीक है ना। और ऐसे ही काम होता है बेटा मिनिस्ट्रीज में, मैंने तो बहुत देख लिया, और आप भी देख लेना, आपने भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ना कभी ऐसे एग्जाम्पल सुने होंगे, एक्सपीरियंसेस हुए होंगे आपके। बेटा एक टाइम की बात है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, इंडिया के रेलवे मिनिस्टर को दिल्ली से अमृतसर जाना था, और बेटा शोशे के लिए साल में एक बार या 5 साल में एक बार अपने टेन्योर में ये रेलवे से ट्रैवल कर ही लेते हैं। बाकी तो है ही हमारे पास हमेशा प्लेन, लेकिन एक आधी बार दिखाना भी पड़ता है रेलवे मिनिस्टर को कि मैं भी इंडियन रेलवे से ट्रैवल करता हूँ। तो एक बार हमारे मिनिस्टर साहब को ट्रैवल करना था, दिल्ली से अमृतसर जाना था और वाया सहारनपुर वो जा रहे थे, ठीक है जी। और आपको पता ही होता है बेटा, जब सहारनपुर ट्रेन रुकेगी तो रेलवे मिनिस्टर का कैसा वेलकम होगा। हमारे लोकल नेता भी बहुत सारे हैं बेटा, जो वेलकम करने पहुंच गए, उनको भी तो बेटा अपनी रैंक बढ़वानी है ना, कुछ भी करके, तो बेटा वो भी पहुंच गए वेलकम करने। तो पता लगता है जी ट्रेन के पीछे स्पेशल AC कोच लगकर आया, जिसमें 72 सीटें होती हैं, और अकेले मिनिस्टर साहब बैठ कर आए हैं। 72 सीटों में एक AC कोच, अकेले रेलवे मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। सर और कैसी होती है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मुझे भी समझाओ। ऐसे समझेंगे बेटा पर्सनल प्रॉपर्टी है रेलवे तो इनकी। समझ आया एग्जाम्पल बेटा? ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।